साथियों, पिछले एक लंबे समय से लगातार देश में बड़े पैमाने पर शिक्षा का बाजारीकरण चल रहा है। बड़े पैमाने पर देश में निजीकरण हो रहा है और इससे नौजवानों की शिक्षा पर भी बुरा असर हो रहा है और रोजगार भी बहुत बड़े पैमाने पर खत्म हो रहे हैं। सरकार के द्वारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाकर छात्रों और नौजवानों का शोषण करने का कार्यक्रम भी एक लंबे समय से चलाया जा रहा है। इसी के साथ साथ पूरे देश में सरकारी अस्थायी नियुक्तियां करने के बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां करने का और संविदा के माध्यम से नियुक्तियां करने का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा भी और अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारों के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है। इसकी वजह से देश में जो पढ़ाई लिखाई के स्तर का मामला है वो लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिसमें इस देश के आम जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ओबीसी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या में लगातार पूरे देश में कमी आ रही है और दूसरी तरफ हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को इतना ज्यादा महंगा किया जा रहा है कि आम लोगों की पहुंच से हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को दूर करने का षड्यंत्र लगातार इस देश में किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन पढ़े लिखे नौजवानों के सामने रोजगार का बड़ा संकट निर्माण हो गया है, क्योंकि जो पहले से नौकरियां थी उन नौकरियों में ही बड़े पैमाने पर कटौती कर दी गई है। नए पद सृजन करने का मामला तो दूर की कौड़ी हो गई है। जो पद पहले से सृजित थे उन्हीं पदों को समाप्त करने का या उनको खाली रखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंटों में भी किया जा रहा है। इसकी वजह से देश में जो नौजवान है, जो छात्र है, उसकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर हो या हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को लेकर हो, समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जो स्कॉलरशिप ओबीसी के बच्चों को, एससी एसटी के बच्चों को मिलती थी, जो फेलोशिप मिलती थी, वो अघोषित तौर पर लगभग बंद कर दी गई है। मतलब ये है कि इस देश में सरकार की जो नीतियां हैं और जो जिस प्रकार से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की गई है, उसके द्वारा अभी देश में छात्रों और नौजवानों के सामने बहुत बड़ा संकट इस देश में निर्माण हो गया है। एक तो उनको प्राइमरी एजुकेशन लेने में, फिर हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन लेने में, और फिर अगर वो एजुकेशन ले लेते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट के पास रोजगार ना होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम पिछले लगभग एक दशक के 10 साल के आंकड़े देखें तो जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, जो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट हैं, 2014 में 38.9 लाख नौकरी 2014 में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंटों में थी, जो 2023 आते आते 30.5 लाख हो गई। मतलब लगभग 8.4 लाख नौकरियों की कमी हो गई। 8.4 लाख नौकरियां कम कर दी गई। इसी प्रकार से अगर हम सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र में देखें
तो 2012 में 16.9 लाख नौकरियां थी, जो 2022 आते आते 8.7 लाख नौकरियां बची। इसका मतलब 8 लाख से ज्यादा नौकरी इस क्षेत्र में भी कम हो गई। इसी प्रकार से एयर इंडिया से लगभग 13 लाख से ज्यादा कर्मचारी बाहर हो गए। ऐसे तमाम डिपार्टमेंट हैं जहां से लगातार, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, और तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, हर जगह से पदों में कटौती की जा रही है। एक तो भर्तियों में कटौती की जा रही है, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण जगह है जहां भर्ती करना अनिवार्य दिखाई दे रहा है, वहां ठेका प्रथा का उपयोग किया जा रहा है, वहां आउटसोर्सिंग का उपयोग किया जा रहा है, वहां पर संविदा का उपयोग किया जा रहा है। ये चाहे संविदा है, चाहे ठेका प्रथा है, चाहे आउटसोर्सिंग है, ये नौजवानों का शोषण करने का माध्यम है। इसे रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये केवल नौजवानों का शोषण करने का माध्यम है। तो इसलिए देश में पढ़ाई के लिए भी बड़ा संकट है और पढ़ाई के अलावा रोजगार के लिए भी बड़ा संकट है। अभी पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जिंग को लेकर मामला बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने जब आवाज उठाई तो सरकार को अपना कदम वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर हम देश भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर के आंकड़े ये कहते हैं कि 2014-15 में जो कुल सरकारी स्कूल थे देश में, वो लगभग 11,07,101 स्कूल थे, जो 2023-24 में घटकर 10,17,660 स्कूल हो गए। इसका मतलब ये है कि लगभग 89,441 स्कूल कम हो गए। जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को कम किया जा रहा है। और ये जो सरकारी स्कूलों को कम किया जा रहा है, इसमें कुछ राज्य बहुत आगे हैं। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29,410 स्कूलों को बंद कर दिया गया। मतलब लगभग 24% से ज्यादा स्कूल मध्य प्रदेश में बंद कर दिए गए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगभग 25,126 स्कूल बंद कर दिए गए। लगभग 15.5% के आसपास स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए। उड़ीसा में 10,026 स्कूल बंद कर दिए गए। ये लगभग 17% से ज्यादा है, इतने स्कूल उड़ीसा में बंद कर दिए गए। असम में 7,919 स्कूल बंद कर दिए गए, जो कि 15% के लगभग है। झारखंड में 5,527 स्कूल बंद कर दिए गए, जो 13% से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर में 5,089 स्कूल बंद कर दिए गए, जो कि 21% से ज्यादा है। इस प्रकार से लगातार तमाम राज्य सरकारों के द्वारा लगातार स्कूलों को मर्ज के नाम पर या छात्रों की संख्या के नाम पर बंद करने का काम किया जा रहा है, जो कि इस देश के जो मूल्यवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जिनका सरकारी स्कूलों के ऊपर ही जिनकी पढ़ाई डिपेंड है, उनके लिए ये बहुत बड़ा संकट का मामला है कि लगातार एक तरफ सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन जो मूल्यवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो मूल्यवासी बहुजन समाज के बच्चों के पास में, उनके गार्जियंस के पास में इतनी संख्या नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की फीस भर के उनको पढ़ाई करवा सके। तो इसलिए अब दो प्रकार का संकट इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज के सामने निर्माण हो गया है। एक प्राइमरी स्कूल को बचाने का, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको बचाने का, नहीं तो जो मूल्यवासी बहुजन समाज के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो एक तो गवर्नमेंट स्कूल को बचाने की लड़ाई लड़ना होगा। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया कि टेट जो लोग पहले से भी 2009 से पहले से भी नियुक्त हैं उनके लिए भी टेट जरूरी है। एक तो पहले से ही स्कूलों में
टीचर नहीं है, किसी स्कूल में एक टीचर है, किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, जितने क्लास हैं उतने टीचर स्कूलों में नहीं हैं। अब जो टीचर हैं उनको भी मानसिक रूप से इस आर्डर की वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आपको टेट पास करना होगा। अगर वो मानसिक रूप से अपनी नौकरी जाने के खतरे को महसूस करके डिस्टर्ब रहेंगे, तो जो 1-2 टीचर के ऊपर जो स्कूल चल रहे हैं, तो अगर उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। तो स्कूल संकट में है, टीचर संकट में है, और बड़े पैमाने पर देश में निजीकरण किया जा रहा है। एक एक संस्थाएं बेची जा रही हैं, एक एक डिपार्टमेंट को निजीकरण किया जा रहा है। इससे रोजगार का संकट, नौकरियों का संकट बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। तो स्कूल भी संकट में है, टीचर भी संकट में है, छात्र भी संकट में है, और शिक्षा को लगातार महंगी किया जा रहा है। तो ये लगातार संकट लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इसके खिलाफ बोलना, इसके खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि लोकतंत्र में अगर सरकार के द्वारा गलत किया जा रहा है और इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो सरकार मनमानी करती रहेगी। सरकार जनता के वोटों से, जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार का कर्तव्य है कि आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना। लेकिन सरकार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, और इसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर देश में शिक्षा के निजीकरण को, शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार फीस वृद्धि हो रही है, ये देश के लिए भी घातक है। इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को विद्यालय बचाओ, शिक्षा बचाओ, रोजगार बचाओ महारैली और विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन जंतर मंतर दिल्ली में किया गया है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा और बेरोजगार मोर्चा के द्वारा तमाम महत्वपूर्ण मांग इसमें रखी गई है, जिसमें एक मांग ये है कि जितने रिक्त पद हैं उनकी भर्ती सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए, और जब तक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाती सरकार, तो बेरोजगारी भत्ता सरकार को नौजवानों को देना चाहिए। और वो बेरोजगारी भत्ता नाम के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान ये कहता है हर नागरिक को सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो एक नागरिक का गरिमापूर्ण जीवन जितने रुपए में वो जी सकता है, मिनिमम उतने रुपए बेरोजगारी भत्ता के तौर पर जब तक सरकार रोजगार नहीं दे पाती है देना चाहिए। नहीं तो नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि पकौड़े तलना ही रोजगार है, डिलीवरी बॉय बनना ही रोजगार है। ये रोजगार नहीं है, ये मजबूरी है कि पढ़ा लिखा नौजवान के पास जब सरकार रोजगार पढ़े लिखे नौजवान को नहीं दे पा रही है, तो मजबूरी में कोई पढ़ा लिखा नौजवान ग्रेजुएट पकौड़े की दुकान खोल रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट पान की दुकान खोल रहा है, तो कोई पढ़ा लिखा नौजवान पोस्ट ग्रेजुएट चाय की दुकान खोल रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बन रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। ये मजबूरी है, ना कि ये रोजगार है। तो सरकार को रोजगार देना होगा, और अगर सरकार रोजगार जब तक नहीं दे पाती है तब तक सम्मानजनक जीवन निर्वाह करने के लिए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाए, बेरोजगारों को दिया जाए। दूसरी मांग है कि प्राथमिक विद्यालय जो अभी हमने आंकड़े बताए जिस प्रकार से विलय किए जा रहे हैं, तो वो विलय रोका जाए। तीसरी बात यह है कि हम लोग लगातार सुनते हैं
कि लगातार पेपर लीक हो जाते हैं। छात्रों से फीस जमा करवाई जाती है, छात्र तैयारी करते हैं, धक्का मुक्की करते हुए बस और ट्रेन में वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं और परीक्षा देते देते उनको ये जानकारी होती है कि पेपर लीक हो गया है। तो इस प्रकार से जो पेपर लीक तमाम परीक्षाओं में किया जा रहा है, ये नौजवानों का शोषण है, इसलिए पेपर लीक पर रोक लगाई जाए। चौथा मुद्दा यह है कि निजीकरण पर रोक लगाई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक सेवाएं निजी हाथों में ना दी जाएं। बड़े पैमाने पर जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, उससे एक तो ये सेवाएं महंगी हो रही, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, या जो अन्य आवश्यक सेवाएं हैं वो महंगी हो रही है। दूसरी, जो इनमें रोजगार, सरकारी रोजगार जो इससे पैदा हो रहा था, वो निजी हाथों में देने की वजह से सरकारी रोजगार खत्म हो गया है। तो ये बड़ा संकट पैदा हो गया है, तो इसलिए निजीकरण को रोका जाए। अगला जो मुद्दा है, समान शिक्षा लागू किया जाए। चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, एक ही सिलेबस, एक ही प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा लागू होनी चाहिए और एक ही प्रकार के स्कूल होने चाहिए। चाहे अधिकारी का बेटा हो, चाहे कर्मचारी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो या फिर किसान मजदूर का बेटा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा करना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई हैं, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को निरस्त किया जाए और छात्रों से, नौजवानों से और तमाम इंटेलेक्चुअल्स से सलाह मशवरा करके फिर से एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए जो सबके हित में हो। ये भी एक मुद्दा है। अगला मुद्दा है SC, ST, OBC के लिए अलग अलग और माइनॉरिटी के लिए अलग अलग हॉस्टल बनवाए जाएं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो रैगिंग होती है और रैगिंग से तमाम छात्र शिकार होते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसलिए रैगिंग को रोका जाए। छात्रवृत्ति और फेलोशिप बहाल किया जाए। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव जो तमाम महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बंद करवा दिए गए हैं, वो फिर से शुरू किया जाए ताकि छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक समझ पैदा हो सके, उनके अंदर लीडरशिप पैदा हो सके। इसलिए ये चुनाव फिर से शुरू कराए जाए। ये भी एक मुद्दा इस आंदोलन के लिए रखा गया है। वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। खास तौर से पिछले 10 सालों से जो स्थिति देश में है कि लगातार आडंबर और पाखंडवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, तो आडंबर और पाखंडवाद को बढ़ावा और अंधविश्वास पर रोक लगाकर संविधान ये कहता है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो वैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर होनी चाहिए। तो वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। अगला मुद्दा है ठेका और संविदा की भर्ती को बंद किया जाए, अस्थायी नियुक्तियां की जाए। छात्राओं की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और तमाम प्रकार की व्यवस्था जो हो सकती है वो किया जाए। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को शोध स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। ऐसे तमाम मुद्दे इस आंदोलन के लिए रखे गए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश के छात्रों, नौजवानों के लिए। और किसी देश का भविष्य उस देश का छात्र, उस देश का नौजवान होता है। तो इसलिए जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा और इनसे जुड़े तमाम संगठनों के द्वारा जो 6 अक्टूबर 2025 को जो रैली आयोजित की गई है, उस रैली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इस महारैली और धरना प्रदर्शन को पूरी ताकत के साथ समर्थन किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के देश भर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, तमाम शुभचिंतक हैं, उन सभी लोगों को इस महारैली और धरना प्रदर्शन की तैयारी के लिए पूरी ताकत के साथ लगना चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर इस महारैली को सफल करना चाहिए, ताकि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसको इस बात का एहसास हो सके
कि अब देश का जो छात्र नौजवान है वो अपने अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेगा। वो उसके ऊपर अगर अन्याय होगा तो सड़कों पर उतरेगा, लड़ाई लड़ेगा। इसलिए अब विद्यार्थियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर अन्याय नहीं किया जा सकता है। ये बात समझाने के लिए पूरी ताकत के साथ इस रैली की तैयारी करना होगा और बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंचकर इस महारैली को सफल करना होगा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।